हेलो एवरीवन। आज के केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक की बात करने वाले हैं, जहां पर बात करेंगे हम मिश्रणों का पृथक्करण और परमाणु संरचना, यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले ये आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है केमिस्ट्री में। इससे पहले एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसकी हम यहाँ पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर बात करी थी पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, किस प्रकार से डेली लाइफ में इसका यूज़ होता है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर जाना था कि जो केमिस्ट्री है उसमें स्टार्ट करा था हमने पदार्थ की अवस्थाएं। देन उसके बाद में पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके अलावा हमने चर्चा करी थी तत्व, यौगिक और मिश्रण की। तो मैं आशा करता हूं कि आप तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरल भाषा में समझिए कि अगर हाइड्रोजन एक तत्व है, H2O एक यौगिक है और मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हवा में धूल के कण। तो ये इससे आप एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे जो मिश्रण अलग अलग पृथक्करण की जो विधियाँ हैं उसमें हम बात करेंगे क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, वर्णलेखन। देन इसके अलावा एक नया टॉपिक इसी में हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे, परमाणु संरचना, और इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, मिश्रण में आपको बता चुका था कि मिश्रण क्या होते हैं। तो अमूमन इसके लिए क्या परिभाषा आती है कि दो या दो से अधिक, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, अगर वो आपस में मिलते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं, और उसके लिए कोई अनुपात होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिक्सचर का, जैसे कि आमतौर पर जो सेव से मिक्सचर बनता है उसकी मैंने बात करी थी। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कि अगर ऐसे मिक्सचर बनते हैं तो उसमें से अगर हमें कोई निश्चित यौगिक और पदार्थ निकालना हो तो हम उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुल 4 विधियाँ हैं: क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन और वर्णलेखन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्टिकुलर ये भी पूछा जा सकता है क्रिस्टलन क्या होता है, वर्णलेखन क्या होता है, आसवन और ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको अलग अलग सेपरेट के हिसाब से भी याद रखें, और एक बड़ा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो सबसे पहले हम पहली विधि की बात करते हैं, क्रिस्टलन या क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखिए पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ और फिर बढ़िया सा फोटो के थ्रू विधि भी बता दूंगा। इसमें होता क्या है कि क्रिस्टलन विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। तो विधियां हैं, स्वाभाविक सी बात है। अकार्बनिक ठोस यानी कि वे सारे पदार्थ जिसमें C ना आता हो, जैसे कि H2O जल क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हो गया है। इसके अलावा ऐसे सारे फॉर्मूले जिसमें C आपको दिखाई ना देता हो, वो सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपको क्रिस्टलाइजेशन करना है, तो ये आपके जो बीकर है इसके अंदर हमने पूरा डाल रखा है। तो इसमें यहाँ पर एक तो जल है और इम्प्योर सॉलिड, यानी कि जो अशुद्धि भी इसमें मिली हुई है और पानी भी है। अब इसको पृथक्करण करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, किसी भी एक पात्र में लेकर गर्म करते हैं। ओके, गर्म करते हैं तथा गर्म अवस्था में ही इस विलयन को फनल द्वारा छान लिया जाता है। तो जैसे इसको आप गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद जैसे इसको फिल्टर पेपर, फनल, उसमें छान लिया जाता है, या आम भाषा में छन्नी कह सकते हैं आप उसे। इसको छानने के पश्चात विलयन को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल विलयन के रूप पृथक हो जाता है। तो जैसे इसको छान लिया जाता है और छानने के बाद इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर ठंडा किया जाता है। ओके, जैसे अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे जम जाएगा और इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ मात्र द्रव में घुली रह जाती है और इन क्रिस्टलों को छानकर अलग सुखा लिया जाता है। लेकिन इसमें यह भी तरीका है कि यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपके क्रिस्टल यहीं अलग हो जाएंगे, या दूसरा तरीका एक ये भी है कि इसको बाद में छान लिया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें यह भी होता है कि आप गर्म करें, गर्म करने के बाद इसे ऐसा ठंडा होने के लिए रख दें, तो क्रिस्टल अपने आप क्या हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे, और ऐसे करने के बाद आप इसको जब छानेंगे तो आपके जो क्रिस्टल है वो यहीं पर रह जाएंगे। तो ये विधि होती है क्रिस्टलन। हालांकि क्रिस्टलन विधि के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन अमूमन आप ये विधि याद रखिएगा कि गर्म किया जाता है, गर्म होने के बाद छान लिया जाता है और छानने के पश्चात विलयन को ठंडा किया जाता है। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं या फिर ऐसे भी आ सकते हैं।
ओके, तो ये वाली विधि ज़्यादा सही जिसमें आप ऐसे आएंगे। लेकिन सिंपल तरीके से आप इतना याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिस्टलन विधि में क्या होता है कि जो अकार्बनिक ठोस है उसमें शुद्धिकरण किया जाता है। इसके लिए पदार्थ को पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर छान लिया जाता है। ओके, तो ये बड़े ही आसान तरीके से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और जो फनल है जिसमें ये बचा हुआ है इसको अलग करके सुखा लिया जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि क्रिस्टलन जो विधि है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसको आप अच्छे से देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को गौर करिए। एक तरीका ये भी होता है जैसे आप ग्लास वगैरह में जैसे कि कॉपर सल्फेट को लिया जा रहा है, यहाँ पर CuSO4 है, इसको ऐसे कर लिया जाता है और गर्म करने के बाद बीच में एक पेंसिल रख के इसे धागा लटका दिया जाता है और कुछ समय के लिए इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर होगा वो देखिए आप थोड़ी देर में इस धागे के आसपास चिपक जाएगा। तो अगर इंतज़ार किया जाता है इसमें, तो यहाँ पर आप गौर करें थोड़ा सा, अगर इसको कुछ समय बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये होगा कि ये जो धागा है इसके धागे के आसपास जो कॉपर है यानी कि तांबा वो लटका हुआ दिख जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर जैसे ही इस पेंसिल के थ्रू धागा ऊपर निकाला जाएगा तो ये पूरा जो क्रिस्टल है ये जम कर इस धागे के साथ में यहाँ पर आ गया है। तो क्रिस्टलीकरण की एक विधि ये भी होती है, आप ये भी अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखें। ओके, चलिए तो बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट विधि पर। नेक्स्ट विधि है आसवन या डिस्टिलेशन। अब ये विधि क्या होती है, चलिए इसको जान लेते हैं। बहुत सिंपल विधि है यहाँ पर और इसे घर पे भी आमतौर पर प्रयोग किया जा सकता है। होता क्या है, तो आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। क्वथनांक आप समझते होंगे, कोई भी द्रव जिस ताप पर जाकर उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और शराब 150 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है। ओके, तो शराब का क्वथनांक 150 है और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर कोई पदार्थ मिले हो तो उसमें आप डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक करते हैं। आसवन विधि में द्रव को वाष्प में परिणित कर दूसरे स्थान पर भेजा जाता है जहां उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें पहला प्रक्रम वाष्पन और दूसरा प्रक्रम संघनन कहलाता है। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा, हाँ देखिए, चलिए ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मैं इसको सरल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होगा क्या यहाँ पर कि मान लेते हैं कोई भी पात्र है। ठीक है, मैं पात्र बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर, और इस पात्र में दो चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें शराब भी भरा हुआ है और पानी भी भरा हुआ है। अब शराब जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और शराब 150 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऐसे में क्या होगा, शराब और पानी दोनों मिक्सचर है। ठीक है, ऐसे में हम मान के चलते कि इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म करेंगे। तो हम 100 से 110 तक गर्म करेंगे तो इसके अंदर का जो पानी है उसी का वाष्पीकरण होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी पात्र लगा देंगे, वाष्पीकरण होगा तो 110 पे किसका होगा, सिर्फ पानी का होगा। तो पानी यहाँ से वाष्प होता जाएगा और हम एक नली लगा देंगे तो ये वाष्प ठंडी होकर पुनः किसी जो अलग पात्र उसमें आकर गिरने लग जाएगा। तो अब सिर्फ 110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें गर्म करेंगे तो सारा पानी निकल कर तो इधर आ जाएगा और इसमें क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शराब। तो यही विधि क्या कहलाती है, आसवन विधि कहलाती है, डिस्टिलेशन विधि कहलाती है। और ये जो जल प्राप्त होता है इसको आसुत जल कहते हैं, बहुत शुद्ध होता है। और याद रखिएगा पृथ्वी में सबसे शुद्ध जो जल का प्रकार ही आसुत जल होता है जो आप वाष्प से प्राप्त करते हैं, क्योंकि गर्म होने के बाद उसमें जो भी अशुद्धि वो समाप्त हो जाती है। और ये भी तरीका अलग अलग करने का, बस इसमें याद रखिएगा कि क्वथनांक में डिफरेंस होना चाहिए, दोनों का क्वथनांक सेम होगा तो आप नहीं कर सकते। ओके, तो आशा करता हूं कि आप आसवन या डिस्टिलेशन जो विधि है उसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आसवन, उसमें दो टाइप के आसवन होते हैं, प्रभाज्य आसवन और भाप आसवन। तो इसको आप जरूर याद रखिए क्योंकि स्पेशल कभी प्रभाज्य आसवन और भाप आसवन भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रभाज्य आसवन की। है विधियां वही है लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसे कहेंगे हम। इसमें क्या होता है, देखिए प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रव का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर हो। दूसरे शब्दों में द्रव के क्वथनांक एक दूसरे के समीप हो, और जिसमें जैसे मान लिया किसी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबल रहा है और जैसे उसके पास वाला कोई 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तब उसमें प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये विधि किस प्रकार से होती है, सिंपल याद रखिए कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ऊपर गर्म नहीं करना है ताकि 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाष्पीकरण हो जाए और 102 वाला बच जाए। और इसके लिए क्या किया जाता है, तो खासकर
जो भूगर्भ से खनिज तेल निकालते उससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल पृथक करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो खासकर याद रखें आप कि ईंधन बनाने हेतु या ईंधन का शुद्धिकरण हेतु प्रभाज्य आसवन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है भाप आसवन। तो इसमें क्या होता है, तो भाप आसवन विधि के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं। इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। अपघटित यानी कि टूटना शुरू कर देते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि एसीटोन, मेथिल एल्कोहाइड, एसिटाल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि पानी है, पानी में इसमें से कोई एसीटोन या मेथिल एल्कोहल ऐसा कुछ है। अब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें क्या होगा यहाँ पर कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म होकर वाष्पीकृत हो जाएगा और ये अंदर क्या होते हैं, घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील यानी कि ठोस के रूप में रहेंगे, या तो ऊपर सतह पर तैर रहे या नीचे पड़े रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जल जितना भी होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस वाष्पीकरण हो जाएगा और ये ऐसा का ऐसा ही रहना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि प्रभाज्य आसवन और भाप आसवन क्या होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, और ये हमने यहाँ पर बात कर दी दूसरी विधि की, आसवन विधि की। टोटल 4 विधियां हैं, हम 2 पूरा कर चुके हैं। तीसरी हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की या सब्लिमेशन की। ये तो पूछा भी गया बहुत सारी बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही अच्छी विधि है, देखा भी होगा आपने दैनिक जीवन में। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है, चाहे लोहा गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, सोना, चांदी, अधिकांश जितनी भी धातु आप गर्म करोगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन उसके पश्चात गैसीय अवस्था में, बाद में फिर ज्यादा गर्म करेंगे तो गैस बनने लग जाएगी। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो मतलब ऐसा जिनका डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होते हो, सीधा गैस में कन्वर्ट होते हो। ओके, ऐसे पदार्थों कहते हैं ऊर्ध्वपात। ओके, और इस प्रकार की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने कपूर जरूर जलाया होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ। कपूर में आप नोटिस करते हैं कि कपूर जब जलता है तो उसकी राख तक नहीं बचती, ठीक है। जैसे अगर आप अगरबत्ती जलाएं, कंडा जलाएं तो उनकी राख बचती है, यानी कि वो जलने के बाद भी कोई तो अवस्था में आ रहा है, ठोस में आ रहा है। लेकिन जो आपने कपूर देखा होगा, कपूर जलने के बाद बिल्कुल गायब हो जाता है। अगर आप थाली में, कटोरी जिसमें ले, नीचे पे काला निशान होगा, पूरी कपूर जल जाएगी। यानी कि जो कपूर है वो सिर्फ कन्वर्ट हो रहा ठोस से सीधा गैस में, द्रव में तो ये आता ही नहीं है। तो यहाँ पर कपूर को कहा जाएगा ऊर्ध्वपात, और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन इसे कहा जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा। इस विधि में थोड़ा और हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो इस विधि के द्वारा 2 ऐसे ठोस मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं जिसमें से एक तो ऊर्ध्वपात हो और दूसरा नहीं हो। को गर्म करने पर ऊर्ध्वपात ठोस सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस वाष्प को अलग ठंडा कर लिया जाता है और इस प्रकार दोनों ठोस पृथक ऐसे ठोस के मिश्रण हो जाते हैं। यानी कि आमतौर पर, जैसे कि एक और मैं आपको बताता हूँ, इसे बोलते हैं यहाँ पर ठंडी बर्फ कहते हैं, या ड्राई आइस, सूखा बर्फ कहते हैं। ओके, सूखा बर्फ इसे कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत माइनस टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं तो ड्राई आइस बनती है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो भी फिल्मों वगैरह में या सीरियल में से स्वर्ग का सीन बताया जिसमें नीचे नीचे धुआं होता है, वो इसी के द्वारा किया जाता है। अब ड्राई आइस क्या होता है कि ठंडा होता है, वो भी सीधा क्या कन्वर्ट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर साफ दिख रहा है इमेज में कि ये सीधा हो रहा है यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, मैं साफ कह देता हूँ, ड्राई आइस है ये, आप अपने फ्रीजर वाली आइस से नहीं कर सकते ऐसा। ओके, ड्राई आइस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर पर ले जाते तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें ऐसा कुछ मिला हुआ है तो आप उस टेम्परेचर पर लेके जाओ तो एक ऊर्ध्वपात हो जाएगा, एक वहीं रह जाएगा। जैसे कि अगर आप कपूर जो है, कपूर को कंडे के साथ मिलाकर जला के ट्राई करेंगे तो कपूर जल जाएगा और जो कंडा है उसकी राख बच जाएगी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इसमें किए जाते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर मैं तो आपको दैनिक जीवन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी अमूमन इसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ इसी के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं और ये प्रयोगशाला में किए जाते हैं। ओके, आप घर पर इन्हें नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरी विधि थी हमारी ऊर्ध्वपातन, और ये क्लियर हुई होगी आपको। अब बात करते हैं चौथी विधि, वर्ण लेखन, जिसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब इस विधि में क्या होता है, तो वर्ण लेखन विधि इस
तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती हैं तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ से विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं, इस प्रकार पृथक कर लिए जाते हैं। देखिए जैसे कि होता है, मैं एक आम भाषा में समझाऊं, सबका अपने पढ़ने का अलग अलग लेवल होता है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। अब ये होता है कि किसी को जो पढ़ाई होती है, जैसे किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, किसी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, किसी को संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंटरेस्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर यही होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो, उनकी अधिशोषित करने की क्षमता अलग अलग हो। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही होगी, ठीक है, इस इमेज में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो कागज लगाया गया, इस कागज में चारों कलर अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पर इस विधि में, वर्ण लेखन में, कि एक्चुअल कंडीशन में मान लेते हैं कि आपने कोई गिलास है, ठीक है, अब इस गिलास में कोई भी केमिकल भरे और चारों मिक्सचर, ठीक है, बिल्कुल आपने यहाँ पर एक कोई सा ऐसा कागज रख दिया और उस कागज में ये क्षमता है कि यहाँ पर वो हरे कलर को सिर्फ इसी लाइन में ग्रहण करेगा, इसके अलावा लाल कलर को इसी लाइन में ग्रहण करेगा, ठीक है, और पीले कलर को इसी लाइन में ग्रहण करेगा। तो होता ही है यहाँ पर कि बिल्कुल इसी लाइन में ग्रहण करेंगे और रंग के आधार पर, वर्ण लेखन मतलब क्या, क्रोमेटोग्राफी, यानी कि अलग अलग रंगों को अलग अलग छांट लिया जाता है। चाहे तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिएगा क्रोमेटोग्राफी की, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि कभी कलर मिला दिए जाते हैं और फिर वही कलर हटाकर पूरा पानी एकदम से क्लियर भी किया जा सकता है, किसके माध्यम से, जो क्रोमेटोग्राफी है उसके माध्यम से, ओके। तो आशा करता हूँ चौथी विधि भी आपको समझ में आई होगी। ये विधि में आपको यहाँ पर इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो एक बार आप यूट्यूब पर इसका वीडियो देखिए, बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल जाएंगे इसके। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ी मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ, 4 विधियाँ थी, चारों विधियाँ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, जिसमें हमने आसवन की बात करी है, इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी हो गया है, इस प्रकार की कुल 4 विधियाँ हमने यहाँ पर बात करी थी। अब हम चर्चा करेंगे परमाणु संरचना की या एटॉमिक स्ट्रक्चर की। देखिए परमाणु संरचना जो है, इसको लेकर हालांकि बहुत साल पहले ही टर्म्स आ चुकी थी, जिसमें जो भारतीय भी महर्षि कणा जैसे या भास्कराचार्य जैसे, उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु का अंत में एक जो सबसे छोटा चीज होता है उसे परमाणु कहा जाता है। हालांकि उन्होंने इस वक्त नाम नहीं दिया था उसको नाम उन्होंने सिर्फ ये दिया था कि अविभाज्य कण होता है, परमाणु जो होता है उसको वापस से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में हालांकि जो भारतीय ऋषि मुनि थे वो कभी भी इन बातों को लिखते नहीं थे, वो बताते थे, लेकिन जब से पश्चिमी देशों में साइंस आया तो उसमें फिर लिखना शुरू कर दिया। तो जैसे कि जो सबसे पहले महोदय आते हैं जॉन डाल्टन, ये जो महोदय, इन्होंने सबसे पहले बात रखी थी 1803 में और परमाणु सिद्धांत दिया था, और जिसके अनुसार इन्होंने क्लियरली कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता होगा अणु होता है, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणु के टुकड़े करने पर परमाणु बनते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन जो 1803 में आया तो उन्होंने साफ कहा था कि परमाणु अविभाज्य, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता रहा कि हाँ, वास्तविकता में जो परमाणु है वो अविभाज्य है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर सन 1900 के बाद में, यानी कि 1901 से लगाकर जो वापिस से वैज्ञानिकों का फिर से एक दौर शुरू हुआ जिसमें उन्होंने परमाणु को डिटेल में जाना, तो फिर ये माने जाने लगा कि नहीं, जो परमाणु है उसको विभाजित किया जा सकता है। और जब परमाणु को विभाजित करने की यहाँ पर बात आई तो फिर देखा गया कि परमाणु 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा करते हैं हम आगे। सबसे पहले हम एक और बात यहाँ पर परमाणु और अणु के स्ट्रक्चर को लेकर कर लेते हैं कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। देखिए परमाणु या एटॉम की बात करें तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यानी कि यहाँ पर यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक्चुअल कंडीशन में जो परमाणु होता है वही कारगर होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया करवाता है, ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसमें 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहीं अगर अणु की बात करें, मॉलिक्यूल की, तो किसी भी तत्व या यौगिक का वह छोटा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। तो अणु जो होते हैं वो हालांकि आपको एज अ बॉन्ड में दिखाई देंगे, जैसे कि CO2 है, तो यहाँ पर कार्बन का 1 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु है। ये नहीं कहते हम कि कार्बन का 1 परमाणु है या ऑक्सीजन के 2 परमाणु, नहीं, इनको क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है, ओके। तो तत्व को भी अणु के रूप में माना जाता है। तो अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये याद रखिएगा कि बहुत सारे परमाणु मिलकर ही एक अणु बनाते हैं। और परमाणु इतने छोटे होते हैं कि अगर आप 1 लाख परमाणु को एक साथ जमाएंगे
तब जाकर जो आपका कागज होता है, ठीक, कागज का जो पेज होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जितनी मोटाई यहाँ पर बन पाती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे हैं। अब जब जो डाल्टन महोदय था उन्होंने कहा था कि नहीं, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, तो बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने जो परमाणु है उसको 3 भागों में बांटना सही समझा। एक था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इन तीनों की ही खोज बहुत समय से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से करी और फाइनली इनका एक सेटलमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने, या इन महोदय को जे थॉमसन भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है। यानी कि अगर आप कभी भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको ऐसा E- दिखता है। तो यानी कि कहने का सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन चलता है बिल्कुल माइनस, इस पर आवेश रहता है, ठीक है। हालांकि ये कहा गया था कि इसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, तो ये आगे अलग अलग सिद्धांत आने वाले। अभी के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना याद रखिए कि जे थॉमसन ने इसको दिया था और ये ऋण आवेशित होता है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बड़ी ही सामान्य सी जानकारी है। अब उसके बाद बात करें हम प्रोटॉन की, तो परमाणु के ही अंदर, ठीक है, हम परमाणु की बात करें, जैसे परमाणु है तो परमाणु इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो यहाँ पर हमने बात करी इलेक्ट्रॉन की, अब बात करेंगे हम प्रोटॉन की। तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसके सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इसका जितना वजन होता है उतना ही एक प्रोटॉन का सभी में वजन होता है। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। अब जैसे कि मान लेते कार्बन या ऑक्सीजन है, इनमें अगर ज्यादा है फिर भी एक प्रोटॉन का वजन एक हाइड्रोजन के बराबर ही होता है और इस पर होता है इकाई धन आवेश और इसकी खोज का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को। यानी कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये जो आसपास यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार से क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में एक ही परमाणु होता है, ये आप अच्छे से याद रखें। तो सिंपल से याद रखिएगा कि प्रोटॉन जो होता है उसका वजन बराबर एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में। तो मेन चीज किसने खोज करी और इस पे इकाई धन आवेश होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग वजन सेम होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, यानी इसे कहते हैं न्यूट्रल, है ना। हम कहते हैं ना कि न्यूट्रल, गाड़ी में आप जब ब्रेक वगैरह या आप लगाते हैं, ठीक, गियर वगैरह, तो गाड़ी न्यूट्रल में आती, मतलब बिल्कुल फ्री हो जाती, गाड़ी उदासीन है, आप कितना भी रेस मार लो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो उदासीन हो जाता है, तो न्यूट्रल, न्यूट्रॉन उसी शब्द से बना है। और न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने, जब इन्होंने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, ठीक है। अब वो बौछार किस प्रकार से करवाई थी वो आवश्यक नहीं है आपके लिए जानना, बस इतना याद रखिए कि जेम्स चैडविक ने इसकी खोज करी थी। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो दिखता है फाइनली वो किसी परमाणु का कुछ इस प्रकार से दिखता है कि इसमें जो आपको बीच में यहाँ पर, ठीक, परमाणु होता है, जैसे परमाणु का आकार कुछ ऐसा है गोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो परमाणु है, परमाणु को जो बीच का केंद्र होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस का होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन ही होते हैं। जैसे 3 प्रोटॉन है तो 3 न्यूट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलते हैं बाहर की तरफ कक्षाओं में। अब ये कक्षाएं क्या होती है तो इसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी हमें अच्छा से स्ट्रक्चर इसका जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल के इतना याद रखिएगा कि प्रोटॉन P+ होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है और इलेक्ट्रॉन -, होता है। और उनकी खोज किसने करी, तो यहाँ पर जे थॉमसन ने करी और इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी और इसके अलावा यहाँ की खोज करी गोल्डस्टीन ने। फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे, बाकी हम बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड, बोर, बरी, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है और इससे आपके सामने प्रश्न है कि मिश्रण के पृथक्करण की विधि आपको लिखनी है 100 वर्ड में और परमाणु संरचना को आपको लिखना है 50 शब्दों में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अदर देन क्वालिटी मीन्स पीएच अड्डा, इसके अलावा आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।